नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 7 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अपन बिना समय खराब किए सीधे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये हमारी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करने वाली हमारी एक सरकारी संस्था है, जो कि हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है कि अपराधों की जो है स्थिति देश में और राज्यों में क्या रही है। उसके बाद दूसरी हम एक माइग्रेशन रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और देखेंगे कि किस तरह इंडिया से प्रवासन किस तरह कौन कौन से देशों में होता है और किस प्रकार होता है और क्या कारण इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। आगे राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम संशोधन क्या है, इसको समझेंगे और इसमें क्या बदलाव हुए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में जानेंगे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे एक उड़ान योजना थी, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, ये एक योजना थी जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित थी। अब इस योजना में क्या बदलाव हुए हैं, किस बारे में ये योजना थी, सारी बात इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा एक आर्टिकल था द हिंदू का, जो हमने आपके लिए आसान भाषा में हिंदी में इंक्लूड किया है। बेसिकली ये था कि हम सारे प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, बट ध्वनि प्रदूषण के बारे में उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एनसीआरबी की जो 2024 की रिपोर्ट है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप एनसीआरबी को समझें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्रिमिनल भी इसको, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एक संस्था है। संस्था क्या है, सरकारी है। किसके अंदर में आती है, होम मिनिस्ट्री, कौन सी, केंद्रीय, यानी कि हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आती है। और इसका काम ही यही है कि ये अपराधों के बारे में डेटा इकट्ठा करती है और उसको पब्लिश करती है। अब 2024 की जो रिपोर्ट है वो राजस्थान के बारे में एक चिंताजनक और गंभीर स्थिति प्रस्तुत करती है। कैसे करती है, सबसे पहली चीज, राजस्थान में जो महिलाओं के प्रति जो अपराध की दर है तो वो है 12.2%। सॉरी, 12.2%। तो आपको लगेगा ये तो कमी है, लेकिन जो हमारा नेशनल औसत है वो है मात्र 4.3%। यानी कि नेशनल जो एवरेज है वो है 4.3%, जबकि राजस्थान में जो दर है महिलाओं के प्रति अपराध की वो 12.2%। ये बहुत बड़ी एक चुनौती और एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। हमारे लिए क्या यूजफुल है, क्या प्री में ऐसा या छोटे एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मेरा आंसर है नो, लगभग नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप जब भी महिला सशक्तिकरण की बात अगर किसी क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, जब आप कमजोर वर्ग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब आप प्रशासनिक तंत्र के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे ये डेटा आपको यूज करना है कि एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पे अपराध की जो दर है वो राजस्थान में नेशनल रिकॉर्ड की 3 गुना है। और यहाँ पे ये डाटा भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा यही है एक, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है और आप इसको मल्टीपल जगह, यानी कि बहुत सारी जगह बहुत सारे क्वेश्चंस में एज ए आंसर इसको यूज कर सकते हैं। आगे दुष्कर्म के मामले राजस्थान में, ठीक है, डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक और है, महानगरों में जो जयपुर है वहाँ अपराध की दर पूरे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, यानी कि किसी भी सिटी में नहीं है जितनी जयपुर में। कितनी है, 34.3%। तो ये भी एक भयावह तस्वीर राजस्थान की प्रस्तुत करता है। हालांकि पूरे देश में ओवरऑल जो अपराध के मामले हैं, दुष्कर्म के मामले हैं, उनमें कमी आई है। ठीक है, तो महिला अपराध के बारे में ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देश भर की अगर बात करें तो गिरावट आई है, और ये एक अच्छी बात है। कैसे, 6% की गिरावट आई है। कितने प्रतिशत की, 6% की। देखिए अभी हम रिपोर्ट करें 2024 की डिस्कस, तो इससे कंपेयर किससे किया जाएगा, 2023 की रिपोर्ट से। 23 में जो मामले देश में दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ वो 62.41 लाख मामले, जो कि कम होकर 58.85 लाख मामले हुए हैं, यानी कि 3.56 लाख मामलों की जो है देश भर में कमी आई है। ये एक अच्छी बात है। आगे देखिए, केस रजिस्टर्ड होने से कुछ नहीं होता, यानी कि केस दर्ज हो गया उससे क्या होता है, जब उस पर डिस्पोजल आ जाए, यानी कि केस पे फैसला आ जाए, तब वो बात मानी जाती है। तो केस सुलझाने के मामले में कुछ राज्य अव्वल है, जैसे केरल नंबर 1, पांडिचेरी यानी पुडुचेरी भी बोला जाता है, और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे। ठीक है, देखिए बाहर देश में किस तरह से तस्वीर बनती है पश्चिम बंगाल की, लेकिन यहाँ केस सुलझाने के मामले में पश्चिम बंगाल ने अच्छा काम किया है, लेकिन राजस्थान का यहाँ भी कहीं नाम नहीं है। आगे हमने समझ लिया, एनसीआरबी जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक सरकारी संस्था है। इंपॉर्टेंट बात, वही एक डेटा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम मल्टीपल जगह
यूज कर सकते हैं। और हल्का सा ये रख लेंगे कि केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल जो है 1 2 3 नंबर है किसमें, केस सुलझाने के मामले में। इसमें 2 राज्य है, केरल और पश्चिम बंगाल, और पुडुचेरी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। राइट, चलिए आगे एक रिपोर्ट है माइग्रेशन कॉरिडोर रिपोर्ट। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने वाले लोगों की अकाउंटेबिलिटी, उनकी संख्या जो है अकाउंटिंग उनकी रखती है। ये रिपोर्ट क्या है, माइग्रेशन कॉरिडोर रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो ये कि कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM। कौन जारी करता है, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये जो संस्था है ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, किसकी है, UN की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक वैश्विक रूप से एक संस्था 1945 में स्थापित की गई थी, ताकि वैश्विक शांति बनी रहे, देशों के बीच आपस में झगड़े ना हो। तो इसकी ही एक संस्था है IOM, उसकी एक रिपोर्ट है माइग्रेशन कॉरिडोर रिपोर्ट। एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है कि माइग्रेशन कॉरिडोर रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता, तो संगठन का नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, या आप IOM याद रखेंगे। आगे इन्होंने बोला है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा प्रवासन स्रोत वाले देशों में, स्रोत का मतलब होता है कि भारत से, देखिए एक इंडिया है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, एक UAE है, यानी कि दुबई जिसको बोला जाता है, इसका एक शहर है दुबई मात्र, उसकी वजह से इस देश को भी दुबई बोला जाता है। इसका पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, UAE, ठीक है, एमिरेट्स। स्रोत का मतलब, मान लीजिए इंडिया से 30 लाख जो श्रमिक है वो कहाँ गए, UAE में काम करने के लिए, तो इंडिया क्या हो गया, प्रवासन का स्रोत हो गया, क्योंकि यहां से लोग गए हैं। तो इसलिए इस रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़े प्रवासन स्रोतों में से एक है, यानी कि भारत से लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरे नंबर पे अमेरिका। और इनको एक गलियारे का नाम इस रिपोर्ट में दिया है कि ये जो 2 गलियारे ये इंपॉर्टेंट गलियारे हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ जाते हैं। अब सबसे पहले भारत और UAE के कॉरिडोर की बात करें तो विश्व में 5वां स्थान है, यानी कि वर्ल्ड में 5वां स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। वो कौन सा, भारत से दुबई। 30 लाख से ज़्यादा भारतीय जो है निवास करते हैं दुबई में, अलग अलग वजह से, कुछ बिजनेसमैन है और अधिकतर लोग जो है श्रमिक है जो वहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद 6ठा स्थान किसका है, भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों का। और ये है, इसकी सबसे बड़ा रीज़न है हायर एजुकेशन, यानी कि आपको पता है इंडिया में हायर इंस्टीट्यूशन उतने अच्छे नहीं है जितने अमेरिका में है, इस वजह से लोग बाहर जाते हैं। आगे IOM के बारे में अगर हम पढ़ें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक संस्था है जो वैश्विक आंकड़े एकत्रित करती है और नीति निर्माण में सहयोग मिलता है ताकि देश नीति का निर्माण कर सकें। हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, ये जो बाहर लोग जाते हैं ये इंडिया में डॉलर में पैसा भेजते हैं। इस डॉलर से हमारा जो विदेशी खजाना है वो काफ़ी समृद्ध रहता है। विदेशी खजाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्रूड ऑयल, तेल वगैरह खरीदने में, इन सारी चीज़ों में। तो ये जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। और हाल ही में जो लड़ाई हुई थी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में, इसकी वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं प्रभावित हुई है। लोग काफ़ी वहाँ से वापस इंडिया में आए हैं और जो बहुत सारा पैसा इंडिया को मिलता है उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न हुई है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। कैबिनेट ने एक निर्णय किया है। कैबिनेट आप समझिए, देखिए PM अपने कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट मंत्रियों के साथ में मिलकर जो निर्णय लेते हैं उसको बोला जाता है कैबिनेट के निर्णय, ठीक है। 4-5 ये संख्या डिपेंड करती है किस मामले में कितने, 15 से 20 तक भी हो सकती है, ठीक है। तो कैबिनेट का एक निर्णय, क्या निर्णय है, राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम अधिनियम। ये 1971 में एक अधिनियम बना था। अधिनियम यानी संसद ने एक कानून बनाया था, किस नाम से, राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम अधिनियम। किसका अपमान, तो इसमें शामिल था राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगा का अगर कोई अपमान करता तो उसके लिए सजा का प्रावधान, हमारे जनगण मन यानी कि हमारे राष्ट्रीय गान का अगर कोई अपमान करता तो उसके लिए प्रावधान, अगर हमारे संविधान का कोई अपमान करता तो उसके लिए प्रावधान। तो ये 3 प्रावधान 1971 के इस कानून में, अधिनियम में किए गए थे। अब इसमें क्या इन्होंने, केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय लिया कि भाई हमारा अगर राष्ट्रीय गान इसमें है तो अब हमारा राष्ट्रीय जो गीत है वो भी इसी में शामिल हो गया। तो यानी कि पहले 3 थे, अब ये कितने हो गए, बढ़कर 4 ये हो गए जिनका सम्मान हमें करना चाहिए और अगर इनका अपमान होता है तो सजा का प्रावधान है। किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हमारे हैं, उन्होंने जो है हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा था। और पहले क्या, इसके 2 स्टांजा जो है, यानी कि ऊपर के 2 पैराग्राफ पढ़े जाते थे जब भी पब्लिक कहीं भी अगर इसका जो गायन होता था, लेकिन अभी बढ़ा के इसको +4 यानी कि पूरे 6 स्टांजा इसके पढ़े जाएंगे और लगभग 3 मिनट या कुछ ऊपर ड्यूरेशन है, उतने समय तक इसको गाया जाएगा। ये बदलाव हुआ है, इस बात को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। चलिए आगे। आगे एक राजनीतिक अवधारणा है जिसको बोला जाता है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र बोल सकते हैं, ठीक है।
अधिनायक तंत्र। तो इलेक्टोरल यानी कि चुनावी अधिनायक तंत्र, दिखावे का लोकतंत्र। हालांकि वह व्यवस्था है जहां चुनाव तो होते हैं, लोग वोट भी देते हैं, लेकिन जो आधारभूत संस्थाएं हैं किसकी, डेमोक्रेसी की, जैसे मीडिया, जैसे विपक्ष, जैसे सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है, ये पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते। इसका ये मतलब होता है, यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब है कि चुनाव तो होते हैं, वोट भी डाले जाते हैं, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जैसे मीडिया, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष, सरकारी संस्थाएं जिनको स्वतंत्र होकर अपना काम करना चाहिए, वो नहीं होती। इस वजह से बोला जाता है इसको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। वीडेम एक इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, इसने अपनी रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वाली स्थिति में डाला है, यानी भारत में चुनाव ठीक तरीके से नहीं होते, ये कहना है इस इंस्टीट्यूट का। हालांकि एक बात आप याद रखें, ये जो विदेशी जो संस्थाएं हैं, स्पेशली जो पश्चिमी देशों की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, ये भारत को एक पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखती। तो इनकी जो रिपोर्ट्स है एज इट इज हम सच नहीं मान सकते, लेकिन एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए। और दुनिया की 34% जो आबादी है उसको इसी कैटेगरी में ये लोग जो है डालते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एक्चुअल में होती क्या है। आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होती है, आपका जो आपकी वोकेबलरी है, आपकी कम्युनिकेशन करने की जो स्किल्स है वो इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह के वर्ड्स अगर आप अपने आप में लर्न करते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं और आपस में अगर आप डिस्कस करते हैं। आप एक और काम किया कीजिए, आप क्लास में जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए होते हैं, इनमें से किसी ना किसी टॉपिक को आप आपस में डिस्कस कर लिया करें। एक और प्लान मेरे मन में है, कुछ दिनों में अपन इंप्लीमेंट करेंगे। अभी आपका टेस्ट जो है सैटरडे को वो कंटिन्यू चल रहा है, दैट्स वेरी गुड। आप सब लोग अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू उसको देते रहिए, मार्क्स की आप परवाह ना करें, लेकिन अच्छे से आप तैयार करके जाएं, पहली चीज़। अगली बात यह है कि अपन डिबेट कॉम्पिटिशन जो है आपस में आप लोगों का कंडक्ट करवाएंगे आने वाले कुछ ही वीक्स में, यानी कि 1-2 वीक्स के बाद में। मैं आपको वीक के शुरू में एक टॉपिक दूंगा, ठीक है। टॉपिक के बाद हम 2 टीमें बनाएंगे, एक टीम उसके पक्ष में बोलेगी, ठीक है, दूसरी टीम उसके विपक्ष में बोलेगी, और शानदार तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आपस में, वो टीवी वाली डिबेट नहीं, बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट वाली, कि 4-5 दिन आपको मिलेंगे जिसमें आप अच्छे से इंटरनेट की मदद लेके, अपनी बुक्स की मदद लेके और अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद अपन उस पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपकी इससे कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगी, आपका बात करने का जो तरीका है वो भी डेवलप होगा, आपका जो आर्ग्यूमेंट करने का तरीका वो भी डेवलप होगा, राइट। ये अपन करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों का टाइम है इसमें, 1-2 वीक का, राइट। चलिए आगे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे प्रीलिम्स और छोटे एग्जाम्स के लिए। 12वीं जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो दिल्ली को मेजबानी मिली है, यानी कि इसका जो 22वां संस्करण है उसकी मेजबानी किसको मिली है, दिल्ली को, आप याद रखेंगे, ठीक है। जब होगा टूर्नामेंट तब और बात कर लेंगे। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक ये टूर्नामेंट होगा। त्यागराज जो स्टेडियम है न्यू दिल्ली का, वहाँ पे होगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार जो है मिलकर इसको आयोजित करेगी। अभी के लिए इतना ही है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब ये इवेंट होगा तब अपन इसको और अच्छे से याद कर लेंगे, इसके बारे में बात कर लेंगे, राइट। चलिए आगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में बात की गई है और समझौते की ओर अब कदम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो समझते हैं, देखिए 28 फरवरी को क्या हुआ था। 28 फेब को अमेरिका प्लस इजराइल, इन दोनों की संयुक्त सेना ने ईरान पे हमला कर दिया था। किस ऑपरेशन के तहत, उस ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी, ठीक है। अब इस ऑपरेशन को क्या है, दोनों के बीच में बातचीत हुई, संघर्ष विराम हुआ, इसके बारे में हमने बात करी थी। और अब जो है इस ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ये बोला कि भाई हमने इसके जो अचीवमेंट थे, हमने जो चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया, अब इसको बंद करते हैं। तो थोड़ी सी एक राहत की सांस है कि दुनिया में हमें भी तेल और गैस की सप्लाई समय पर मिल पाएगी। और ये जो प्रॉब्लम, ये जो टेंशन पूरे के पूरे इलाके में चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्स उसमें मिलेगा। देखिए वो लड़ाई के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात कर लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये इजराइल है। क्या है, इजराइल, ठीक है, इजराइल, ये आपका इजराइल है, ठीक है, इजराइल। और ये आपका पूरा का पूरा बड़ा भूभाग जो है ये ईरान है, ठीक है, यहाँ तक पूरा नीचे तक, ठीक है। यहाँ छोटे देश है, यूएई जिसके बारे में हम माइग्रेशन रिपोर्ट में बात करी, ये पूरा सऊदी अरेबिया एक बड़ा देश है, जॉर्डन यहाँ छोटा सा देश है, ऊपर सीरिया है, इधर इराक है, यहाँ छोटा सा देश कुवैत है, या बहरीन है, ये कतर है, ये छोटे छोटे देश हैं। तो इनके बीच में जो टेंशन्स थी, थोड़ा सा आप ज्योग्राफी जब लोकेशंस देख लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को जो हमले शुरू किए थे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के माध्यम से, वो अब समाप्त हो गया है।
विदेशी मंत्री मार्को रूबियो है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के जो लक्ष्य है वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि ये बेवकूफ़ आदमी ट्रंप अभी भी बोल रहे हैं कि ईरान शर्त ने मानने पे बमबारी फिर शुरू होगी और हॉर्मुज खोलने की जो शर्त है वो भी देखी जाएगी। अब एक समझौता जो इनके बीच में हो रहा है बेसिकली उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ईरान ने क्या वादा किया है? ईरान ने ये बोला है कि हमारा जो परमाणु संवर्धन कार्यक्रम, हमने कल थ्रेशोल्ड की बात करी थी ना, ठीक है, और एक प्रमुख विवाद की वजह थी कि परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था ईरान। उस पे ये बोला ईरान ने कि भाई चलो ठीक है, हम उस पर रोक लगा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी, हॉर्मुज जो जलसंधि है जिसके बारे में हमने लगातार बात करी है, उस पर जो ब्लॉकेड यानी ईरान ने अपनी नेवी लगा रखी है उसको भी अपन हटा लेंगे, ये बोला ईरान ने। इधर अमेरिका की तरफ से क्या बोला है? अमेरिका ने बोला कि आप पे जो भी भाई प्रतिबंध लगाए ईरान पे वो सब हटा लेंगे, आर्थिक प्रतिबंध है, जो फ्रीज किए गए उनके फंड है ईरान के वो हम रिलीज कर देंगे, और हॉर्मुज में जो अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगा रखा है उसको भी अपन हटा देंगे। ठीक है, तो ये सारी बात जो है इनके बीच में एक समझौता होने की कंडीशन काफी नजदीक है। अब एक नई चीज न्यूज में आ रही है, वो है कामिकाजी डॉल्फिन विवाद। ठीक है, एक नया आरोप ईरान पे ये लग रहा है कि जो डॉल्फिन है जो समुद्र में रहती है उसके गले में बॉम्ब बांध के, बॉम्ब लगा के और जहाजों को डिस्टर्ब करने की एक कोशिश किसके द्वारा की जा रही है? वो की जा रही है ईरान के द्वारा। हालांकि इस पे अभी अमेरिका की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हुआ है और ईरान की तरफ से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक नया वर्ड कामिकाजी डॉल्फिन विवाद जो है वो चर्चा में है। ठीक है, तो ये सारी बात थी जो हमें करनी थी। आगे अपन ने एक आर्टिकल इंक्लूड किया है द हिंदू का। ठीक है, उड़ान से संबंधित, उड़ान एक योजना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताता हूँ। 2016 में जो देश के पीएम है इन्होंने एक योजना की शुरुआत की, उड़ान की, और इसकी थीम जो टैगलाइन थी वो थी उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, यानी कि बड़े लोगों के लिए सिर्फ एयरलाइंस जो है ना हो, नॉर्मल जो लोग हैं जो चप्पल पहनते हैं लोग, हवाई चप्पल, वो भी देश की एयरलाइंस में उड़ने चाहिए, इस तरह से। तो इन्होंने छोटे छोटे रूट्स बनाए, जैसे आप किशनगढ़ से इंदौर की फ्लाइट शुरू की गई, किशनगढ़ से सूरत की फ्लाइट शुरू की गई। इस तरह की जो फ्लाइट्स है वो इस योजना के माध्यम से शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना में बहुत सारी समस्याओं की वजह से इसको सस्पेंड करना पड़ा था। इसका जो फेयर सरकार ने निश्चित किया था कि जैसे आधे घंटे की दूरी है तो 3000 से 4000 से ऊपर इसका किराया नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ों में दिक्कत आई। तो सरकार ने अब जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो अब इसको मॉडिफाइड यानी संशोधित करके सरकार एक नए प्लान के साथ आई है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि वो योजना फेल क्यों हुई पहले वाली, उसके बारे में। उसकी विफलता के जो कारण है वो, सबसे पहले तो बुनियादी ढांचे की कमी, यानी कि टर्मिनल, रनवे, जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी, इसलिए परिचालन जो इनका संचालन है, डे टू डे गतिविधियां हैं वो नहीं हो पाई। पहला जो कारण ये था। दूसरा, यात्री मांग की कमी, यानी मान लो किशनगढ़ से सूरत की फ्लाइट तो शुरू कर दी, से सूरत की, लेकिन अगर प्रॉपर यात्री नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे 90 सीटर मान लो विमान है लेकिन यात्री मिल रहे हैं 15 और 20, तो इसका जो खर्चा है वही नहीं निकल पाएगा, इस वजह से वो रूट सस्पेंड करने पड़े। और रेल और सड़क मार्ग से भी प्रतिस्पर्धा, क्योंकि किराया कम रखा, किराया जब कम रखा तो बाकी जो ट्रांसपोर्ट के मीन थे वो भी लोग यूज कर रहे थे, और लागत जो है वही कई बार एयरलाइंस नहीं निकाल पा रही थी, इस वजह से ये योजना जितनी सफल होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। अब सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने बोला है कि भाई हम एयरलाइंस को सब्सिडी देंगे। सबसे पहली चीज, अगले 10 साल में 10,000 करोड़ के लगभग सब्सिडी देंगे। हवाई पट्टियां नहीं बनाएंगे, नए रूट्स बनाएंगे, और दूर दराज के इलाकों में 200 हेलीपैड भी बनाएंगे, यानी कि हेलीपैड उतरने की जगह उसको हेलीपैड बोला जाता है, और कुछ सरकारी एयरलाइंस भी इस सेक्टर में उतारेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं कि भाई आपने सारी चीजें कर दी, लेकिन मूल समस्या जो थी उड़ान में वो नहीं आपने एड्रेस करी, यानी कि कम मांग वाले मार्गों का जो आपने चुनाव किया था पहले भी, यानी कि किशनगढ़ और सूरत के बीच में ज्यादा डिमांड नहीं है फिर भी वहां पे फ्लाइट चला दी, उस समस्या के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। तो ये एक सजेशन है कि आपको अच्छे से सोच के इस स्कीम को दोबारा लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, ये तो एक अपना पहला आर्टिकल हो गया। सेकंड हमने आर्टिकल आज इंक्लूड किया वो है ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ। आप सबको पता है सारे प्रदूषण की बात हो रही है, हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। हम अपना जो एनवायरमेंटल प्रदूषण है उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, हम जो है बाकी जल प्रदूषण है उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के बारे में उतनी बात नहीं होती। और इस आर्टिकल में राइटर ने यही बोला कि भाई ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे जो शहर है वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण एक स्थायी वास्तविकता बन चुका है, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। जैसे एग्जाम्पल, दिल्ली में जो शोर है उसका स्तर है 75 डेसिबल। डेसिबल एक इकाई है जो ध्वनि प्रदूषण को मापती है, ध्वनि को मापती है। तो 75 डेसिबल पहुंच गया है दिल्ली में शोर का स्तर, जबकि WHO बोलता है कि भाई 55 डेसिबल ही होना चाहिए जो कानों के लिए सुरक्षित हो। यानी कि फर्क कितना हो गया? लगभग 20 डेसिबल का फर्क है। आगे मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु,
वहाँ तो 90 से 100 तक पहुँच चुका है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है कि हम हर दिन शोर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। तो किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। तो इसको आप एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगभग 75 डेसिबल तक पहुंच चुका है, जबकि डब्ल्यूएचओ बोलता है कि 55 डेसिबल जो है हाईएस्ट डेसिबल ध्वनि प्रदूषण होना चाहिए। यही बात है यहाँ पे। इससे क्या होता है, हृदय रोग का जो जोखिम है वो बढ़ जाता है, ठीक है, सुनने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है, तमाम तरह की चीज़ें होती है। आगे देखते हैं क्या क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले 70 डेसिबल से ज़्यादा शोर होते ही आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा, स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाएगा। ये 3 खतरे जो है वो ध्वनि प्रदूषण की वजह से बढ़ जाते हैं। बच्चों में जो लर्निंग कैपेसिटी है, यानी बच्चों की जो सीखने की क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आगे जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके लिए भी काफ़ी हानिकारक होता है, उनमें भी कई तरह की जटिलताओं को ये ध्वनि प्रदूषण जन्म देता है। हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें भी नींद की समस्या हो जाती है। बुजुर्गों में नींद की समस्या बहुत कॉमन हो जाती है ध्वनि प्रदूषण की वजह से। और चिड़चिड़ापन, थकान, ध्यान भटकना, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, ये जो है कॉमन समस्याएं भी फेस करनी पड़ती है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, तो ये 3-4 चीज़ें आप अच्छे से याद कर लें। आगे समाधान क्या है, देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, उसमें काफ़ी सख्त नियम भी बनाए गए थे, लेकिन उनका पालन अच्छे से नहीं हो रहा। तो आर्टिकल इस राइटर इस आर्टिकल में बोलते हैं कि उनका जो पालन है वो अच्छे से होना चाहिए। पहली चीज़, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ध्वनि प्रदूषण को लेके। नॉइज़ बैरियर, यानी कि कुछ अच्छे बैरियर इस तरह के लगाने चाहिए जिनसे ध्वनि प्रदूषण कम हो। ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए जिससे कि इसमें कमी आए। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से एक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को हम मॉनिटर करते हैं, जैसे शहरों में, बड़े शहरों में लगा होता है कि आज की एयर की क्वालिटी क्या है, उस तरह से ध्वनि की जो है इंडेक्स भी लगाई जानी चाहिए। तो ये 4 सजेशन जो है वो राइटर की तरफ से दिए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण जो अधिनियम की अगर बात करें तो ये 2000 में आया था, और किसके तहत आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये बनाया गया था। यानी कि समझिए, पहले 1986 में क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, ठीक है, उसके बाद इसके आधार पे 2000 में क्या आया, ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी समस्या जो है ना वो है प्रभावी प्रशासनिक क्षमता का अभाव। जैसे एक रूल है, और किसके माध्यम से, इसी 2000 वाला जो अधिनियम है इसमें, कि 10 बजे के बाद में, यानी नाइट में 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। लेकिन आपको पता है, रात भर शादियों के सीज़न में हमारे अड़ोस पड़ोस में आपने देखा होगा लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। अगर आप पुलिस को कंप्लेन भी करो तो कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, पुलिस भी उस तरह से, और लोग भी सीरियस नहीं लेते, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। और जिन लोगों को अवेयरनेस है वो भी सिस्टम में कुछ ना कुछ पैसे ले दे के कुछ भी करके पालन नहीं होता। आपको एक बात बताता हूँ 2004 की, ठीक है, पटना जो है बिहार की राजधानी है, और वहाँ के गांधी मैदान में एक सभा होने वाली थी, ठीक है। 2004 का इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, पटना का गांधी मैदान है, वहाँ पे एक सभा होने वाली थी। पटना के जो डीएम थे, गौतम कुमार डीएम थे, नाम याद रखेंगे आप, गौतम कुमार, ठीक है, किसी आंसर में भी आप यूज कर सकते हैं। गौतम कुमार डीएम थे, उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे। सभा होनी थी लालकृष्ण आडवाणी जी की, यानी कि लालकृष्ण आडवाणी को वहाँ पे सभा में बोलने के लिए आना था। उनका समय था 8 बजे, लेकिन आडवाणी जी आए 9:50 पे, कहाँ, रात को। अब बोलना शुरू किया आडवाणी जी ने मंच पे आके। जैसे ही 10 बजे डीएम जो गौतम कुमार थे उन्होंने लाउड स्पीकर के तार निकाल दिए, सब एकदम सन्नाटा छा गया। वो उस समय के उप प्रधानमंत्री थे। गौतम कुमार से जब बोला गया तो उन्होंने कहा, नहीं सर, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर चलना अलाउ नहीं है। बहुत सारे लोग रैली में आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सो रहे हैं, उनकी नींद खराब करने का हमें कोई हक नहीं है। रिक्वेस्ट की गई डीएम गौतम कुमार से, लेकिन डीएम गौतम कुमार ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नो सर, रूल्स के अगेंस्ट में नहीं होगा। सभा बंद करनी पड़ी, पैकअप करना पड़ा। इस तरह के जब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सिस्टम में, तब चीज़ें ठीक से लागू होती हैं, राइट। आप कभी अगर किसी क्वेश्चन में हम दोबारा इस सारी कैसे स्टेज के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, आप इसको याद रखेंगे, राइट। हमने आज बात करी एनसीआरबी 2024 के बारे में, माइग्रेशन कॉरिडोर के बारे में, राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के बारे में कि वंदे मातरम को इसमें ऐड कर दिया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में बात करी, मॉडिफाइड जो उड़ान स्कीम है उसके बारे में बात करी, और लास्ट में हमने बात करी ध्वनि प्रदूषण और किस तरह से गौतम कुमार जो डीएम थे उन्होंने कार्य किया। और हम सबका लक्ष्य भी यही है कि आप जब प्रशासक बने तो संवेदनशील बने, ईमानदार बने, देश के प्रति, राज्य के प्रति समर्पित अधिकारी बने, यही अपना उद्देश्य है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए,
ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। अच्छे से आप और हम मिलके कुछ बेहतरीन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।